नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के सारे हिंदू कहाँ गायब हो रहे हैं और उनका जवाब भी हमने ढूंढ लिया था। लेकिन अब एनआरसी और सीए की इस एपिसोड में हम समझेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर और कौन कौन सा देश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से हजारों लाखों लोग अपना जान बचा के भारत घुस रहे थे इलीगल इमिग्रेंट बन के। और हाँ, हर बार की तरह आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आपने मेरा एनआरसी और सीए की सारे एपिसोड्स नहीं देखे अभी तक और आप डायरेक्ट ये एपिसोड देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले ये 5 एपिसोड देख लीजिए, फिर आके आप ये देखिए, क्योंकि सारे एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। वरना ये वीडियो तो समझ में नहीं ही आएगा, आने वाला कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि मैं थोड़ी देर पहले एक शब्द यूज किया था, धार्मिक उत्पीड़न। उसका मतलब क्या है बहुत लोगों को इसका मतलब पता नहीं होगा, इसीलिए मैं सोचा कि आपको बता दूं। देखिए, धार्मिक उत्पीड़न को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन। मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक देश है जिस देश में 2 धर्म है, उसमें से एक धर्म मेजोरिटी है और एक माइनॉरिटी है। अब क्या होता है कि जो मेजोरिटी के लोग हैं, जो मेजोरिटी धर्म के लोग हैं, वो लोग माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करते हैं, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको सताते हैं, उनको तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, रेप करते हैं, उनका धर्म कन्वर्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन को ही बोलते हैं धार्मिक उत्पीड़न और इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन। और उस अत्याचार की वजह से जो लोग भाग के कोई और देश में जाके शरण लेते हैं उन लोगों को कहते हैं कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से वो लोग अपने देश से भाग के यहाँ आ गए थे। तो आई होप ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ये इसीलिए बोला क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से देश से हमारे देश में लोग आए। देखिए, सबसे पहले तो आज से 1200 साल पहले यानी 7th सेंचुरी के आसपास ईरान के जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो लोग भाग के इंडिया आ गए थे। वो लोग क्यों भाग के आ गए थे? क्योंकि उन पर शियाओं का अत्याचार हो रहा था और तब से वो लोग आज भी इंडिया में ही है। और ये पारसी लोग इंडिया आके अच्छा किया। क्यों? क्योंकि वरना आज हमें होमी जहांगीर भाभा, रतन टाटा, फिरोज गांधी, अरुणा ईरानी, बोमन ईरानी ऐसे और कई लोग हमें नहीं मिलते, मतलब भारत को नहीं मिलते अगर पारसी लोग इंडिया नहीं आते। क्योंकि ये सारे लोग पारसी ही है, उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं ये लोग। और ये पारसी लोग बहुत अमीर होते हैं। और फिलहाल इंडिया की 2011 की सेंसस के मुताबिक पूरे भारत में टोटल 57,264 पारसी लोग हैं पूरे इंडिया में। मेजोरिटी में आपको आज भी ये लोग गुजरात के इलाके में ही मिलेंगे। तो इनसे हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही आने वाले समय में हमें होने वाला है। उल्टा हमें रतन टाटा, होमी जहांगीर जैसे लोग मिल गए। इसके बाद 1947 में जब हमारा देश 2 टुकड़ा हुआ, इंडिया पाकिस्तान हुआ, उस समय का जो माइग्रेशन हुआ वो तो मैं पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। उस समय भी बहुत इलीगल माइग्रेंट भारत में घुस चुके थे। लेकिन आज भी राजस्थान की बॉर्डर से पाकिस्तान के कई दलित या फिर हिंदू हो, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं इलीगल तरीके से, और ये घुस भी जाते हैं। और इनका संख्या ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 हज़ार के आसपास है। और ये कोई बड़ी संख्या नहीं है जिसकी वजह से भारत को बहुत टेंशन लेने की जरूरत है। ये भारत सरकार को पता है, आते रहते हैं और ये लोग रिफ्यूजी बन के इंडिया में रहते हैं। अब 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को कब्जा कर लिया था, उस समय हमारे सामने मतलब भारत के सामने एक बहुत बड़ी इमिग्रेशन संकट आया था। जब 14th दलाई लामा और उनके 80,000 फॉलोअर भाग के इंडिया आ गए थे, जिसको देख के नेहरू जी बहुत परेशान हो गए थे। क्योंकि उस समय भारत और चाइना के बीच एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप था। तो इसीलिए नेहरू जी परेशान हो गए थे कि अब इस संकट का क्या करें। तो बहरहाल नेहरू जी तैयार हुए और कहे कि ठीक है, जब तक स्थिति सुलझे नहीं आप लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से रह सकते हो रिफ्यूजी बन के। और मामला सुलझने वाला था भी नहीं, क्योंकि चाइना ने तिब्बत को कब्जा ही कर लिया था। मतलब दलाई लामा परमानेंट रिफ्यूजी भी नहीं है भारत का, उनको टेम्पररी रिफ्यूजी का स्टेटस दिया हुआ है। तब से यानी 1959 से दलाई लामा और उनके सारे फॉलोअर्स आज तक भारत में है अस्थायी रिफ्यूजी बन के। तो ये 80,000 से 1 लाख के बीच का जो तिब्बतियंस है हमारे भारत में, इनके वजह से भी हमारे भारत को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, जब बांग्लादेश में वॉर हुआ, उस समय हमारे भारत में कई इमिग्रेंट माइग्रेंट घुस गए थे। तो ये तो बहुत बड़ी संकट है, इसी पे ही बात करना है पूरा एनआरसी तक। फिर 1979 में सोवियत अफगान वॉर हुआ, उस समय कई हिंदू, कई सिख, बौद्ध भाग के इंडिया आ गए थे इलीगल तरीके से, उनको भी रखना पड़ा। और सोवियत अफगान वॉर को अगर आपको डिटेल में समझना हो तो मेरा अफगानिस्तान वाला वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे हर चीज़ तालिबान से लेके हर चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप अगर मेरे इस एनआरसी और सीए की सीरीज को पहले वीडियो से फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा मैंने एक एपिसोड में कहा था कि जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुए थे तो श्रीलंका ने एक कानून पास किया था, मतलब एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है सिलोन सिटीजनशिप एक्ट।
और इस कानून की वजह से श्रीलंका में जितने भी भारत के मूल की निवासी थे, मतलब जो भारत के मूल के तमिल लोग थे, वो लोग एक झटके में स्टेटलेस हो गए थे श्रीलंकाई नागरिकता से। उनकी संख्या 7 लाख थे और उन्होंने फिर बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। 10 साल तक श्रीलंका की सरकार से वो लोग लड़ाई लड़ी अपनी नागरिकता के लिए, जिसकी वजह से भारत में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी। तो तमिलों ने जो 1980 से 90 तक जो 10 साल का स्ट्रगल किया था, उन 10 सालों के अंदर कई लाखों तमिल भारत में ऑलरेडी घुस चुके थे इलीगल माइग्रेंट बन के। अब हालिया स्थिति ये है कि भारत सरकार और श्रीलंकन सरकार की 2 समझौते के बाद अब 7 लाख तमिल लोगों में से 4.5 लाख को भारतीय नागरिकता दे दी गई है और बाकी 1 लाख तमिल रिफ्यूजी बन के आज भी इंडिया में है। और इंडिया में सारे आपको साउथ इंडियन स्टेट के अंदर ही मिलेंगे, ज्यादातर आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। और कहा जाता है कि इन 1 लाख तमिल रिफ्यूजी को भी कभी ना कभी सरकार भारतीय नागरिकता दे ही देगी, उसमें कोई इतना बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इनका भी फिलहाल भारत में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई दिक्कत आई है। अभी जो आया था वो पहले ही आया था, जो अभी खत्म हो गया, जिसकी वजह से राजीव गांधी की भी हत्या हो चुकी है। फिलहाल इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है हमें। पिछले एक वीडियो में और एक चीज कहा था मैंने, 1982 में म्यांमार में एक कानून पास हुआ था जिसका नाम था बर्मा सिटीजनशिप एक्ट। और उस एक्ट की वजह से म्यांमार के सारे रोहिंग्या मुस्लिम और रोहिंग्या हिंदू सब लोग एक झटके में स्टेटलेस हो गए थे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले का वीडियो, हर एक वीडियो कनेक्टेड है, वो नहीं देखे हो तो जाके देखो। यहाँ मैं बस ये सब आपको याद दिला रहा हूँ जिसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है पहले। तो क्या हुआ, 1982 में जब इनका ये कानून आया तब एक झटके में सारे स्टेटलेस हो गए। तो स्टेटलेस हो गया मतलब जिनका कोई देश नहीं है। स्टेटलेस क्या है इसको भी मैंने डिटेल में समझा चुका हूँ, आप मत पूछिएगा स्टेटलेस का मतलब क्या है। तो 1982 में ये कानून आने के बाद सारे रोहिंग्या बांग्लादेश की तरफ इमिग्रेंट कर गए थे। उस समय भारत में ये क्राइसिस नहीं आया था, उस समय वो लोग भारत में नहीं आए थे। और आज बांग्लादेश में कुल 6 से 7 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजी रहते हैं और बांग्लादेश इस वजह से बहुत त्रस्त है। लेकिन 2017 में जब म्यांमार में बचे खुचे जितने रोहिंग्यास थे उन पर जब म्यांमार के सरकार अत्याचार करने लगे, म्यांमार के आर्मी अत्याचार करने लगे, इस बार 20 से 30 हजार रोहिंग्या भाग के भारत में घुस गए, जिसको लेके भारत सरकार बहुत सीरियस है। और भारत सरकार की कोशिश है कि ये संख्या और ना बढ़े। अब आप इस भारत को देखिए तो ये तो पूरा इमिग्रेंट का एक अड्डा बन चुका है आज। तो आपने देखा कितने सारे देशों से कितने लोग हमारे भारत में आए, लेकिन हमारे भारत को कोई भी इमिग्रेशन संकट से इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जो भी हुआ है हमारे सामने आज, जो भी इमिग्रेशन का संकट है, वो सारे संकट बांग्लादेश की वजह से है। खैर एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी कहा कोई एक वीडियो में कि हमारे भारत का कोई भी परमानेंट रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमने मतलब भारत ने यूएन की 1951 और 1967 की जो रिफ्यूजी कन्विक्शन था उसको भारत ने साइन नहीं किया आज तक। तो भारत में क्या कोई भी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है ऑफिशियली? है। हमारे भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी को कहते हैं एडहॉक पॉलिसी। मतलब जब जब इमिग्रेशन क्राइसिस होगा तब तब सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से कोई ना कोई फैसला ले लेता है। ऐसा नहीं कि यही फैसला लेना होगा कोई भी रिफ्यूजी आएगा तो। ये फैसला तब होता जब ये कन्विक्शन को भारत सरकार साइन करते। मतलब सिचुएशन का अकॉर्डिंग भारत सरकार अपना फैसला ले सकता है रिफ्यूजी को लेकर, इमिग्रेशन क्राइसिस को लेकर। खैर मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारे भारत में जितना भी इलीगल इमिग्रेशन हुआ है चारों तरफ से, मैंने आपको सारे डिटेल में सब कुछ बता दिया है और हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। हमें जो दिक्कत हुआ है वो बस बांग्लादेश से है। और ये बांग्लादेश से हमें क्यों दिक्कत है इसको अब और डिटेल में समझने के लिए आपको आसाम का इतिहास समझना होगा। आपको आसाम क्राइसिस, आसाम मूवमेंट, आसाम आंदोलन, आसाम एकॉर्ड, ये सारे टॉपिक को डिटेल में समझना होगा। इनको समझे बिना आप एनआरसी और सीए को समझना भूल जाइए। अगर आप इन आसाम के सारे टॉपिक्स को छोड़कर एनआरसी और सीए को समझ चुके हैं आज, तो बेवकूफ़ बनाने वालों ने आपको अच्छे से चुटिया बना डाला है ऑलरेडी। क्योंकि आसाम को समझे बगैर आप एनआरसी को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एनआरसी का जो जड़ है वो आसाम में ही है। तो अगले एपिसोड में हम आसाम क्राइसिस को समझने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इस वीडियो से दीजिए इजाज़त और आप मेरा ये दोनों वीडियो देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।